वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही यूपीपीसीएस के लिए। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर ये जो टेस्ट है यहाँ तक पहुँच सकते हो। आगे जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हो। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन पॉलिटी के प्रश्न होंगे इसमें सारे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? नागरिकता यानी सिटीजनशिप, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, राज्य यानी स्टेट। बताइए कौन संविधान के कौन जो है किस पार्ट में आता है? नागरिकता पार्ट 2 में या पार्ट 1 में? मतलब संविधान के भाग 2 में या 1 में? 2 में, ये सही है। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, ये भाग 3 में, पार्ट 3 में, ये भी सही है। राज्य जो है संविधान का भाग 6 में, ये भी ठीक है। ये सी वाला गलत है, जो क्योंकि ड्यूटीज़ जो है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य, 4th का ये है वो, ठीक है। चौथे का तो मौलिक कर्तव्य की बात करें तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जो है संविधान के भाग 4 के ए में जो है इनको रखा गया, यानी 4th का ए। तो प्रश्न यहाँ से ही बन चुका, यहाँ से ही बन चुका, यहाँ से ही बन चुका और आने वाले समय में बनता रहेगा। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। उसके बाद एक संविधान संशोधन होता है, 86वां संविधान संशोधन 2002। उसके माध्यम से जो है एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। और सभी 11 जो कर्तव्य हैं वो संविधान के अनुच्छेद 51A और भाग 4th का ए में जो है सूचीबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में यानी पार्ट में विभाजित किया गया है? 16, 22, 24 या 25? 22 भाग हैं, तो बी है इसका आंसर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, यूपीपीसीएस की भी और आरओ एआरओ की भी। तो भारतीय संविधान को 22 भागों में जो है विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान जो है सम्मिलित किए गए हैं? किस पार्ट में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान? पार्ट 9 में। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित हैं और पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। जिस तरह से नगर पालिकाओं तथा उप नगर पालिकाओं के द्वारा शहरी क्षेत्रों का स्वशासन चलता है, उसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है। और पंचायती राज संस्थाएं जो हैं वो 3 हैं। कौन कौन सी? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, तालुका या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये बेसिक चीज़ है, पैसी जवानी याद हो जानी चाहिए, जुबानी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारतीय संविधान की निम्नलिखित दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? कौन सी देती है? पहली, 9वीं, तीसरी या चौथी? पहली है, ठीक है। कितनी अनुसूचियां भारतीय संविधान में? 12 अनुसूचियां। 12 के बारे में क्या है पता होना चाहिए, पूछ लेता है। तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची जो है राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? बताइए, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? नए राज्य का सृजन करना है तो पहली अनुसूची में जो है संशोधन होगा। तो यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की पहली अनुसूची को जो है अवश्य ही संशोधित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची? राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची को जो है सम्मिलित किया गया, बी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? वन को राज्य सूची से यानी स्टेट लिस्ट से भेज दिया गया संवर्ती सूची में यानी कंकरेंट लिस्ट में, और यह हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976। तो भारत के मूल संविधान में वन यानी फॉरेस्ट को 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के
विषय में शामिल किया गया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा फॉरेस्ट को यानी वन को राज्य सूची से स्थानांतरित करके संवर्ती सूची में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है संवर्ती सूची का है? शिक्षा है, ठीक है, संवर्ती सूची का विषय। तो शिक्षा पहले राज्य सूची में था, ठीक है, किंतु संघ और राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शिक्षा को संवर्ती सूची में डाल दिया गया। जो कृषि है और पुलिस है ये राज्य सूची के तहत है, और जो रक्षा है वो संघ सूची का विषय है। ये मैच करने के लिए पूछ लेता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? वही है, राज्य सूची में स्टेट, संघ सूची में केंद्र, संवर्ती सूची में राज्य भी लगाएगा और केंद्र भी लगाएगा, तो ये 7वीं अनुसूची में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो केंद्र एवं राज्यों द्वारा करों एवं शुल्कों के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदें संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत उल्लेखित हैं। 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां? 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? किसने कहा है बताइए? डी बसु, केसी व्हीयर, आइवर जेनिंग्स या फिर जी ऑस्टिन। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहने वाला है जी ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को उठाकर देखेंगे तो इस तरह के कई सवाल मिलेंगे आपको। देखिए, भारतीय संविधान की प्रकृति जो है संघात्मक है या एकात्मक है, इसके संबंध में विद्वानों में जो है मतभेद है। कुछ विद्वान इसे संघात्मक संविधान की संज्ञा देते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसे एकात्मक संविधान मानते हैं। जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का जो संविधान है वो सहकारी परिसंघीय संविधान है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत जो है अर्ध संघात्मक है? अर्ध संघात्मक यानी क्वासी फेडरल, ये कथन किसका है इनमें बताइए? ये कथन भी केसी व्हीयर का ही है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो केसी व्हीयर के अनुसार भारत का जो संविधान है वो अर्ध संघात्मक है, यानी क्वासी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन जो है किसका है बताइए? देखिए, भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ये कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डी बसु, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केसी व्हीयर। भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, कथन जो है केसी व्हीयर का ही है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में भारतीय संविधान के लिए उपयुक्त कथन जो है वो केसी व्हीयर का है, डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? के अय्यर, के एम मुंशी, डी बसु या भीमराव अम्बेडकर। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में ढाला गया है, ये कथन जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सी है इसका आंसर। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यह स्वीकार किया था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, और यह एकीकृत और संघात्मक दोनों है। नंबर 14 पर आ जाइए। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? संघीय, एकात्मक, संसदीय। प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। देखिए, भारतीय संविधान ना तो पूर्णतः संघात्मक है और ना ही पूर्णतः एकात्मक, और इसी कारण इसे क्वासी फेडरल यानी अर्ध संघात्मक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? S.A. डांगे, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी या विनोबा भावे। दल विहीन राजतंत्र महात्मा गांधी ने। देखिए, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र को महात्मा गांधी ने समर्थन दिया था, और यह दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र एवं सहभागी लोकतंत्र के समर्थक हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगरीय निकायों का कार्य नहीं है? जन स्वास्थ्य एवं सफाई, अग्निशमन, गरीबी निवारण और आबकारी नियंत्रण। नगरीय निकाय काम करते हैं जन स्वास्थ्य एवं सफाई का, अग्निशमन का, गरीबी निवारण का। आबकारी नियंत्रण नहीं करते, ये डी है इसका आंसर।
यानी एक्साइज कंट्रोल। देखिए, एक नगर पालिका को आमतौर पर एक शहरी प्रशासनिक प्रभाग के रूप में जाना जाता है, जिसमें कॉरपोरेट स्थिति होती है और इसमें आमतौर पर स्वयं सरकार या अधिकार क्षेत्र की शक्तियाँ होती हैं। और नगरीय निकायों के कार्यों की बात करें तो व्यापक रूप से जन सार्वजनिक स्वास्थ्य, कल्याण, नियामक कार्यों, सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक बुनियादी ढांचों के कार्यों और विकास गतिविधियों से संबंधित है इनके कार्य। और सार्वजनिक स्वास्थ्य में देखें तो जलापूर्ति, सीवेज, स्वच्छता, संचारी रोगों का उन्मूलन आदि शामिल है। कल्याण में देखें तो सार्वजनिक सुरक्षा जैसे शिक्षा हो गया, मनोरंजन आदि शामिल है। और विनियामक कार्यों में बात करें तो भवन विनियमों को निर्धारित करने और लागू करने, और सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हो गया, जन्म पंजीकरण और मृत्यु प्रमाण पत्र आदि से संबंधित। सार्वजनिक सुरक्षा की बात करें तो अग्नि सुरक्षा, स्ट्रीट लाइट आदि भी शामिल है इसमें। सार्वजनिक कार्य उपायों में बात करें तो जैसे आंतरिक शहरों की सड़कों का निर्माण हो गया, रखरखाव हो गया, नगर नियोजन और वाणिज्यिक बाजारों के विकास से संबंधित कार्य भी करते हैं। तो डी नहीं करता, इसलिए डी है आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में रोगों के निम्नलिखित में से किस टीके को हाल ही में शामिल नहीं किया गया है? मलेरिया, रोटावायरस, रूबेला, जापानी एन्सेफेलाइटिस। देखिए, जापानी एन्सेफेलाइटिस है, इसमें रूबेला है और रोटावायरस भी है, मलेरिया नहीं है, वही अपना आंसर है। तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 12 वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण जो है मुफ्त प्रदान किया जाता है। और राष्ट्रीय स्तर पर 9 बीमारियों के खिलाफ, जैसे कि डिफ्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस हो गई, पोलियो, चेचक, रूबेला और बचपन के 6 रोग का गंभीर रूप, हेपेटाइटिस बी हो गया तथा मेनिंजाइटिस और इन्फ्लुएंजा प्रकार बी। ठीक है। 3 बीमारियों के खिलाफ उपराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो रोटावायरस है, ठीक है, रोटावायरस दस्त और न्यूमोकोकल निमोनिया और जापानी एन्सेफेलाइटिस। तो ऊपर के तीनों हैं, मतलब नीचे के तीनों हैं, बी सी डी, लेकिन पहला वाला नहीं है, मलेरिया। टीकाकरण का विस्तारित कार्यक्रम 1978 में शुरू किया गया था और 1985 में इसका नाम बदलकर सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कर दिया गया, जब इसकी पहुंच शहरी क्षेत्रों से परे विस्तारित की गई। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण युवाओं को रोजगार देता है? बताइए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करता है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत भी है इसका आंसर। देखिए, जिला उद्योग केंद्र जिला स्तर पर लोगों के उत्थान के लिए सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है। सरकार द्वारा अपने लोगों के उत्थान के लिए कई योजनाएं जो हैं शुरू की गई हैं, उनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना। भारत सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से शहरी और ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर जो है पैदा करने के लिए एक नया ऋण संयोजित सब्सिडी कार्यक्रम शुरू करने की मंजूरी दी है। और इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, कौन कौन सी? ये दोनों विशेषताएं हैं। यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग और जिला उद्योग केंद्र द्वारा कार्यान्वित किया जाता है और नए स्वरोजगार उपक्रमों, परियोजनाओं, सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण और देश के शहरी क्षेत्रों में जो है रोजगार के अवसर पैदा करना। इन सब का आपको फुल PDF मिलेगा, ठीक है, पेड टेलीग्राम ग्रुप में, उससे प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो एक्सप्लेनेशन में, ऐसे तो क्लियर है सब। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। सरपंच अपना त्यागपत्र किसको देता है? प्रधान को, जिला परिषद के CEO को, उप सरपंच को या पंचायत समिति के विकास अधिकारी को? सरपंच अपना त्यागपत्र देता है पंचायत समिति के विकास अधिकारी को, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो पंचायत समिति के विकास अधिकारी को सरपंच जो है अपना त्यागपत्र देता है। पंचायत की अध्यक्षता गांव के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिसे सरपंच कहा जाता है। निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। सरपंच की बात करें, उप सरपंच, पंचायत का कोई भी सदस्य लिखित में नोटिस देकर जो है अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। सरपंच जो है ग्राम पंचायत को लिखित में नोटिस देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है, ठीक है। ग्राम पंचायतें पंचायत राज संस्थाओं के निम्नतम स्तर हैं, जिनका कानूनी अधिकार 1992 का 73वां संवैधानिक संशोधन जो ग्रामीण स्थानीय सरकारों से जो है संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। धोखाधड़ी या अनुसूचित व्यवहार के मामले में हमें कहाँ शिकायत करनी चाहिए? उपभोक्ता संरक्षण मंच, जिला मुख्यालय, तहसील या ग्राम पंचायत में? बताइए, धोखाधड़ी या अनुचित व्यवहार के मामले में कहाँ शिकायत करनी चाहिए? हमें शिकायत करनी चाहिए उपभोक्ता संरक्षण मंच पर, और ये राष्ट्र स्तर पर भी है, जिला स्तर पर भी है और राज्य स्तर पर भी है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के गठन के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए, और अधिनियम के प्रावधानों के तहत यह उपभोक्ता विवादों को सरल और शीघ्र समाधान प्रदान करने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्र स्तर पर अर्ध न्यायिक तंत्र जो है प्रदान करता है। ठीक है, यह है स्तर जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, और यह है उनके अधिकार क्षेत्र। इनको पढ़ लीजिएगा आप PDF से। और है राष्ट्र स्तर पर। तो 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो 1 से 2 बार। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप पेड सीरीज से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।